हाँ जी दोस्तों, तो हमने ताजा ताजा अपना रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समाप्त कर लिया और अब बात करेंगे हम एड्स टू कंस्ट्रक्शन की या एड्स टू इंटरप्रिटेशन की। थोड़ी सी रोशनी आपको पीछे की चर्चा पे थोड़ी सी देनी चाहूंगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। पीछे की चर्चा में क्या बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा प्राइमरी रूल्स, आपने पढ़ा प्राइमरी रूल्स में आपने देखे 6 प्राइमरी रूल्स थे हमारे, और प्राइमरी रूल्स में जो छठा प्राइमरी रूल था वो था आपका जिसके अंदर हम बात कर रहे थे सेम काइंड और सेम स्पीसीज की बातों में। ठीक, उसके बाद जब आप आए सेकेंडरी रूल्स के अंदर, तो सेकेंडरी रूल्स में आपने जो सेकेंड रूल देखा वो सेकेंड रूल आपने देखा एसोसिएटेड वर्ड्स का। ठीक, अब हमने देखा कि सर जी ये जो सिक्स्थ रूल था आपका एजिस्डम जनरस वाला, ये कहीं ना कहीं छोटा है, ये कहीं ना कहीं स्मॉल स्कोप रखता है एज कंपेयर टू एसोसिएटेड वर्ड्स। ठीक है, इसका स्कोप जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बड़ा है। इवन दो हमने जब इसमें देखा था तो ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ नखरे थे। आपने जब देखा एजिस्टम जनरस को तो आपने देखा उसके कुछ नखरे हैं, उसने कुछ शर्तें बताई आपको 5, और कह रहा है ये 5 शर्तें अगर लगेंगी तभी आप ये रूल 6 जो है वो फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और अगर ये शर्तें नहीं लगती हैं तो आपको एजिस्टम जनरस को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा एसोसिएटेड वर्ड्स के पास, और यहां पे जाके उसकी रेफरेंस आपको लेनी पड़ेगी। रीजन भी, क्योंकि ये जो आपका एजिस्टम जनरस है वो आपको कहता था कि भाई साहब जो आपका स्पेसिफिक वर्ड है वो पहले होना चाहिए, जनरल वर्ड्स बाद में होना चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड जो है वो एक कैटेगरी का होना चाहिए, जनरल वर्ड्स आपका, तभी हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, इसका रंग ये नहीं ले पाएगा वगैरह वगैरह। मतलब कहता कंडीशंस थे। इसके अंदर जब हमने एसोसिएटेड वर्ड देखा तो हमने ये नहीं देखा कि भाई साहब वो आगे पीछे हो, सेम कैटेगरी का हो ना जी ना। हम तो मोटा मोटा देखेंगे कि वो किस ग्रुप के अंदर बैठा है वर्ड हमारा। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर अगर 4 वर्ड एक जैसे बैठे हुए हैं और एक वर्ड थोड़ा सा अनजान भी है, तो इस अनजान वर्ड की मीनिंग हम इसकी स्पेसिफिक मीनिंग ना निकालते हुए इस 4 वर्ड से मिलती जुलती जो मीनिंग होगी वही निकालेंगे और वो अपने इंटरप्रिटेशन में हम शामिल करेंगे। तो ओवरऑल क्रक्स ये है कि ये जो है वो नखरे करता है, कुछ इसकी शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी होती हैं तभी आप एजिस्टम जनरस लगा पाते हो अंडर प्राइमरी रूल। बट अगर यहां पे वो शर्तें पूरी नहीं हो पाती हैं, देन वी हैव टू मूव ऑन द सेकेंडरी रूल्स, और उसका जो सेकंड पार्ट था जो कि हमने देखा एसोसिएटेड वर्ड्स का, जहां पे अपने को कॉमन सेंस यूज करना है। और कॉमन सेंस आपका यही कहता है कि अगर किसी ग्रुप ऑफ फ्रेजेस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, किसी प्रोविजंस के अंदर अगर सिमिलर टाइप के, मतलब एक जैसे कुछ 4, 5, 10 वर्ड यूज हो रहे हैं और एक आधा वर्ड अगर वहां पे डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो उसकी डिफरेंट मीनिंग ना लेते हुए आपको उसकी जनरल मीनिंग लेनी है। मतलब उसकी स्पेसिफिक मीनिंग ना लेते हुए उसकी आपको जनरल मीनिंग लेनी है, जो कि रिलेट करेगा उन ग्रुप ऑफ वर्ड से जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में वो बातें की जा रही हैं। तो दिस इज द बैकग्राउंड। में थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि इस पे आपको और रोशनी की आवश्यकता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा इसकी कर दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एड्स टू कंस्ट्रक्शन, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इसको आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका इंटरनल, और आगे चल के फिर हमारा आएगा एक्सटर्नल। जो इंटरनल एड्स हैं ये आपके हैं कुल 10 है आपके इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन। और जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो वो है आपके 6। तो कहीं ना कहीं आपको ये 16 बातों के ऊपर और ध्यान देना है। ठीक है सर, अब ये है क्या, ये बताओ, ये एड्स क्या है, इस एड्स का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है एक प्रकार से मेथड्स, इसका मतलब है तौर तरीका, इसका मतलब है, अगर मैं और अच्छा बताऊं तो इसका मतलब है चाबी। चाबी होता है व्हाटएवर। द थिंग इज की हिंदी हटा देते हैं। द थिंग इज की इसका मतलब क्या है? एक प्रकार की चाबी है जिससे आप इंटरप्रेट करोगे। अब मुद्दा क्या हुआ, इसको जरा समझो। आप क्या करते हो, आपने एक लॉ को पढ़ा, ठीक है, और सर ये एक्ट जो था, ये लॉ जो था, ये अपने को समझ नहीं आ रहा था, इसके इंटरप्रिटेशन में हमें दिक्कत हो रही थी। हम पूरा दिमाग लगाने लग गए, इधर उधर से पूछने पाछने लग गए। मुद्दा क्या है कि हमने पूरी मेहनत करनी शुरू कर दी, रूल्स लगाने बैठ गए। तो आपको ये इंटरप्रिटेशन जो रूल है ये क्या बताता है, ये जो इंटरप्रिटेशन का चैप्टर है आपको क्या बताता है कि भाई साहब क्यों बाहर भटक रहे हो, अपने अंदर झांक के देखो। अपने अंदर झांकने का मतलब क्या हुआ कि एक्ट के अंदर झांको कि और क्या क्या सूचनाएं हैं जिससे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इसी एक्ट को खुरेदो, अनलेस अदरवाइज कि आप बाहर की चीजों पे झांको या फिर इधर उधर विवादों में पड़ो या फिर इधर उधर कोर्ट वगैरह के चक्कर काटो। उससे बेटर है कि पहले इनिशियल लेवल पे उस एक्ट से रिलेटेड जितनी जानकारियां हैं उसको इंटरप्रेट करो ना, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें भी आप उलझे हो, जिस सेक्शन जिस प्रोविजन में आप उलझे हो, वो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वो कह रहा है इंटरनली झांकना है आपको, आपके अंदर ही आपका राज छुपा हुआ है जिसको आप इंटरप्रेट करने चाह रहे हो, जिस भी एक्ट को, उस एक्ट की इंटरनल बातें, इंटरनल मेथड्स, इंटरनल कीज
से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है और वो आपको अपने आप में बहुत सारी मदद करेगा। अब इंटरनल कीज का मतलब क्या होता है कि कभी भी जब कोई एक्ट होता है तो वो एक्ट सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के। बहुत सारे टूल्स का मतलब क्या हो गया कि उसका टाइटल होता है, उसका प्रीएम्बल होता है, वहां पे कुछ मीनिंग्स होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, इस टाइप की कई सारी चीजें वहां पे मेंशंस होती हैं। अब कहा जा रहा है कि उन चीजों की हेल्प लो ना। अगर आपको एक्ट के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो उसको पढ़ो, उससे क्या पता समझ में आ जाए। अगर कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं तो उसको समझने की कोशिश करो, क्या पता उससे आपका इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए। अगर आपको कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं उस एक्ट के अंदर तो उसको समझो, क्या पता उससे आसान हो जाए। अगर कुछ मार्जिनल नोट्स दे रखे हैं, कुछ हेडिंग दे रखी है, प्रीएम्बल दे रखा है, टाइटल दे रखा है, मुद्दा क्या है कि एक एक्ट अपने आप में पूरी कोशिश करता है कि आपका इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए। कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट अपने आप में पूरी कोशिश करता है, वो सारी जानकारियां दे देता है, शेड्यूल्स वगैरह दे देता है, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी पूरी कोशिश करता है कोई भी स्टैट्यूट। और आपका प्राइमरी कर्तव्य भी यही है, प्राइमरी ड्यूटी भी यही है कि भाई साहब पहले उन सभी चीजों की मदद से इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पूरी, आपकी जो आवश्यकता है इंटरप्रिटेशन की, उसको पूरा करना चाहिए। और अगर तब भी बात ना बने तब जाके आपको झांकना है कहां पे, एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में झांकने का मतलब क्या हुआ, तब हम कहेंगे कि भाई साहब इस स्टैट्यूट, ये जो लॉ है, इसकी हिस्ट्री को जाके देखते हैं, डिक्शनरी की मीनिंग वगैरह जाके देखते हैं। पहले तो भाई साहब एक्ट की मीनिंग देख लो ना। अगर एक्ट के अंदर ही डेफिनेशन दे रखा है तो वो पहले देखो। आप कह रहे हो डिक्शनरी से देखेंगे, डिक्शनरी में देखना तब जब वो चीज आपको इस लॉ के अंदर ना मिले, इस लॉ की डेफिनेशन में अगर वो ना मिलता है तब जाके आप डिक्शनरी उठाओ ना, तब जाके उसकी हिस्ट्री उठाओ, तब जाके फॉरेन के केस लॉज वगैरह देखो। लेकिन प्राइमरी ड्यूटी ये है कि आपको इंटरनली जितनी बातें एक एक्ट और उससे जुड़ी हुई चीजों में दी होती हैं उसको आपको पहले समझना है, और उससे ही अगर बात बन जाती है तो जरूरत ही नहीं है आपको एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन की। ठीक है सर, दिस इज द ओवरव्यू। नाउ अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे एड्स हैं जो हमने कहा आपको 10 ऐसे मेथड्स हैं, 10 ऐसे कीज हैं जो दिए हुए हैं, उसको आपको समझना है। क्या कह रहा है कि सर एवरी इनएक्टमेंट, सभी के सभी इनएक्टमेंट में अपने टाइटल होते हैं, प्रीएम्बल होता है, हेडिंग्स होती हैं, मार्जिनल नोट्स होते हैं, डेफिनेशनल सेक्शंस या क्लॉजेस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, ईटीसी। कुल मिला के 10 बातें हैं। इन्होंने यहां पे फिलहाल एक्सेट्रा वर्ड यूज कर दिया कि इस टाइप की चीजें हर एक इनएक्टमेंट में हुआ करती हैं, और इसी को हम जानते हैं इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन के नाम से, एंड can be of immense help in interpreting, construing the enactment or any of its part। obvious बात है, ये एक बहुत हद तक आपको हेल्प कर सकता है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ आपकी इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रूइंग के मुद्दे पे। ठीक है सर, तो इसको समझेंगे। अब पहले क्या क्या चीजें हैं, तो ये आपको पिक्चराइज करके कुछ 10 बातें बताई गई हैं। सबसे पहला आपका लॉन्ग टाइटल आएगा, फिर प्रीएम्बल आएगा, फिर आप हेडिंग देखोगे, फिर आप मार्जिनल नोट्स पे जाओगे। ये 4 चीजें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका डेफिनेशनल सेक्शंस आएंगे, फिर इलस्ट्रेशन आएंगे, फिर प्रोवाइजो आएगा, ये आपका सेकंड पार्ट में कवर होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर शेड्यूल्स आएंगे, और फिर आपका आएगा कि रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। ये आपका एलिमेंट्री प्रिंसिपल है, सबसे लास्ट में देखेंगे, पर इसकी भी एक अच्छी सेंसिबल मीनिंग है तो इसको भी समझना जरूरी है। तो ये आपका थर्ड पार्ट में कवर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पूरा आपका इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है, ये 3 पार्ट में हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, और 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। पहले में 4 मुद्दों को देखेंगे, फिर 3-3 करके 2 पार्ट में ये कवर हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 पार्ट में ये कवर हो जाएगा। ठीक है सर, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक इसके अंदर ना रिपीटिशंस भी होंगी, जो चीजें आपको पहले से पता है, आपने पीछे पढ़ लिया। द थिंग इज कि आपको मॉड्यूल का लैंग्वेज देखना है और उसी लैंग्वेज को आपको एग्जाम में यूज करना होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वरना मोटा मोटा तो बहुत ज्यादा रहस्यमयी बातें इसके अंदर नहीं है, मतलब बहुत डीप बातें नहीं है, एक्सेप्ट कुछ चीजों में है, बट 10 के 10 पॉइंट बिल्कुल डीप नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। बट एक बार हम रीड करके इसके एग्जाम्पल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और गो थ्रू करते हैं इसको। मुद्दा यह है कि टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है, क्योंकि इस चैप्टर की जान ही यही है, जब तक आप इसके जो टर्म्स हैं उसको अपने एग्जाम में यूज नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। अगर आपने लेवल लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख दिया तो आप एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर दे पाओगे अपने आंसर में, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे उतने हद तक जब तक कि आप इसके टर्मिनोलॉजी, जो भी यहाँ पे यूनिक वर्ड्स हैं, वो जब तक आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि खेली वर्ड्स का है। चलिए सर, सबसे पहला टर्म आता है लॉन्ग टाइटल। अब ये लॉन्ग टाइटल क्या होता है, तो सर हमने शॉर्ट टाइटल तो सुना था, किसी भी एक्ट की शुरुआत में शॉर्ट टाइटल कहा जाता है। शॉर्ट टाइटल बेसिकली जो भी वो एक्ट है उसके नाम को कहते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक प्रकार का शॉर्ट टाइटल है। तो शॉर्ट टाइटल तो अपने को पता है, पर लॉन्ग टाइटल क्या होता है? देखिए सर, 2 बातें हैं। शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल होता है जिससे हम उसको जानते हैं, मतलब कि हम कहते हैं कि सर बार बार पूरा लॉन्ग टाइटल नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए उसका एक घर का नाम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल, जिससे वो प्रसिद्ध होता है, जिससे वो जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टाइटल। मतलब कि शॉर्ट टाइटल जो है वो किसी भी इनएक्टमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है,
किसी भी इनेक्टमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कौन? आपका शॉर्ट टाइटल। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टाइटल की, तो लॉन्ग टाइटल में उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा होती है। डिटेल्ड चर्चा का मतलब क्या हुआ कि उस एक्ट का, उस इनेक्टमेंट का पूरा स्कोप लिखा होता है, उसका पूरा पूरा पर्पस पता होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्ट से रिलेटेड जो भी इनेक्टमेंट है, जो भी स्टैट्यूट है, उसकी पूरी डीप में चर्चा की जाती है लॉन्ग टाइटल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम स्कोप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव वगैरह देखते हैं। और शॉर्ट टाइटल में सिर्फ उसका दे दिया जाता है नाम, जिससे कि मोटा मोटा हमें कोर मुद्दा पता लगता है। अब यहां पे सवाल यह आ रहा है कि सर क्या लॉन्ग टाइटल को यूज कर सकते हैं हम इंटरप्रिटेशन के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टाइटल भी कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है? स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ही तो दे रहा है। तो अगर आपको इंटेंशन समझना है, अगर आपको एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझना है, क्या पर्पस है वो समझना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉन्ग टाइटल को रेफर कर सकते हो। अब जैसे आपके लॉन्ग टाइटल में इस टाइप की बातें सुनने को मिलेगी, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इस टाइप की चीज हमने देखी थी, इसको हम कहते थे प्रीएम्बल। ऐसा आपने पढ़ा था द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर कि प्रीएम्बल होता है जो कि आपको स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है, और उसको भी रेफर करना आपके लिए कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में अनिवार्य हो जाता है। जब भी आपको एम्बिगिटी आती है या फिर किसी भी प्रोविजन में एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आता है, तो आप कहते हो कि सर प्रीएम्बल को रेफर करेंगे। तो प्रीएम्बल और लॉन्ग टाइटल तो सेम हो गया? नहीं जी, सेम नहीं है। इसके बीच में सिर्फ एक फर्क है, क्या कि जो प्रीएम्बल है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करता है स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव का। लेकिन लॉन्ग टाइटल जो है उसके बारे में वो जरा सी बातें करता है। मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट में अगर डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो दिया गया है लॉन्ग टाइटल के अंदर, और अगर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किसी उसका किया गया है, इस पे स्कोप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव का, तो वो किया गया है प्रीएम्बल में। तो इतना सा डिफरेंस और कुछ खास नहीं। चलिए पढ़ लेते। तो कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट टाइटल क्या करता है? आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और लॉन्ग टाइटल क्या करता है? उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है। जो आपका एक्ट है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता है कहां पे? लॉन्ग टाइटल के अंदर। ठीक है सर, देखते हैं। कह रहा लॉन्ग टाइटल एंड इनेक्टमेंट वुड हैव व्हाट इट इज नोन एज शॉर्ट टाइटल एंड ऑल्सो अ लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है? मेयरली आइडेंटिफाइज द इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट को पहचानने का काम करता है शॉर्ट टाइटल, जिससे हम उसको जनरली पहचानते हैं, जो बेसिकली उसका नाम होता है। किसी भी एक्ट का नाम जो है वो शॉर्ट टाइटल कहलाता है। एंड इज चोजन मेयरली फॉर कन्वीनियंस। ऑब्वियस ही बात है, कन्वीनियंस में हम पूरी बातें सबको नहीं बता सकते। कंपनीज एक्ट का पर्पस ये, स्कोप ये, ना मोटा मोटा नाम बता दो, और इसी नाम को आप यूज करते हो तो पता लग जाता है कि अच्छा ये शॉर्ट टाइटल ये है, बट इसके पीछे पर्पस कहीं ना कहीं छुपा है, हिडन पर्पस है, लेकिन कोई ना कोई पर्पस है जो कि इस शॉर्ट टाइटल से झलक रहा है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। द लॉन्ग टाइटल ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स द इनेक्टमेंट एंड डज नॉट मेयरली आइडेंटिफाई। तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का काम नहीं करता है आपका लॉन्ग टाइटल, उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करता है। नाउ इट इज नाउ सेटल्ड दैट द लॉन्ग टाइटल ऑफ एन एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। ऑब्वियस बात है, एक्ट का पार्ट है, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं। वी कैन देयरफॉर रेफर टू इट टू असर्टेन। क्या असर्टेन करने के लिए? ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, एंड सो इज एडमिसिबल एज एन एड टू इट्स कंस्ट्रक्शन। तो इसको माना जा सकता है एक प्रकार से एड टू इट्स कंस्ट्रक्शन है। इसको उस तरीके से आप इसको एडमिट कर सकते हो, और स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस जानने के लिए आप इसको रेफर भी किया जा सकता है, करते हैं। ठीक है सर, नाउ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फुल टाइटल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। अब ये क्या है? उसका फुल टाइटल है। क्या फुल टाइटल है? कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। अब ये तो इसका फुल टाइटल हो गया, लेकिन ये बेसिकली स्पेसिफाई क्या करता है ये आपको पता पड़ेगा कहां पे? लॉन्ग टाइटल के अंदर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नाम है, ये जो एक्ट का नाम है, एक प्रकार से इसका शॉर्ट टाइटल है। क्या इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, नाम तो समझ में आ रहा है और मोटा मोटा इंटेंशन भी समझ में आ रही है, लेकिन वो आपको समझ में आ रही है एक्चुअली क्या है। एक्चुअली इस एक्ट का इंटेंशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अगर आपको समझना होगा तो आपको रेफर करना पड़ेगा लॉन्ग टाइटल को, जहां इसको डिस्क्राइब किया हुआ होगा। और क्या डिस्क्राइब किया है वो देखते हैं। डिस्क्राइब किया हुआ है, स्पेसिफाई दैट दिस इज एन एक्ट टू ऑथराइज एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज ऑफ राइट इन एनी हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स होंगे वो ऑथराइज्ड हैं कि वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको रहस्य तब पता लगेगा जब आप उसके लॉन्ग टाइटल को रेफर करोगे, तब जाके उसको, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके पर्पस को आप अच्छे से जान पाओगे। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं आपको पता लगा कि भाई साहब लॉन्ग टाइटल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन में काम आता है। लेकिन क्या लॉन्ग टाइटल जो है वो गुरु बन सकता है इनेक्टमेंट का? मतलब कि इनेक्टमेंट में कहा गया कि भाई साहब कोई कंफ्यूजन आएगी, कोई दिक्कत आती है तो आप रेफर करो लॉन्ग टाइटल को। अब लॉन्ग टाइटल को रेफर किया और पता लग रहा है कि लॉन्ग टाइटल जो है आपका वो गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, किसका? लॉ का। मतलब कि लॉ के जो प्रोविजंस है, जो कंटेंट है, उसमें कंफ्यूजन आई तो हम गए लॉन्ग टाइटल के पास। अब लॉन्ग टाइटल और कंफ्यूजन बढ़ा रहा है,
उससे हमें पता लग रहा है कि भाई साहब लॉ तो कहीं जा रहा था, लॉन्ग टाइटल कहीं और जा रहा है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जब लॉन्ग टाइटल जो है वो ओवरराइड कर रहा होगा हमारे इनेक्टमेंट को, तो हम कहेंगे भाई साहब नमस्ते हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जब दिक्कत आई इंटरप्रिटेशन में, तब हम इन 10 चीजों को रेफर कर रहे हैं। जो आपका ये इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है, इसको हम रेफर करने क्यों आए? क्योंकि हमें लॉ के प्रोविजंस के अंदर दिक्कत आई, एम्बिगिटी हुई, ज्यादा मीनिंग निकल रही थी या कोई भी दिक्कत थी, तो उस केस में हमने कहा चलो जी इसके इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। लेकिन अगर किंतु परंतु इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी दिक्कतों को अगर बढ़ाने लगे, या फिर ये जितने भी इंटरनल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये ओवरराइड करने लगे अगर हमारी इनेक्टमेंट को, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम नमस्ते। हम बोलेंगे अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते लॉ को, तो इसलिए लॉ जो कह रहा है आप कुछ और ही कह रहे हो और आपकी बातों से लग रहा है कि लॉ गलत कह रहा है, तो उस केस में हम आपको क्या कर देंगे? नमस्ते कर देंगे और हम कहेंगे नहीं जी, आप कहीं और जाके इसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये तो किसी और दिशा में इसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। तो एक सिंपल सी बात है कि कभी भी जितने भी ये इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ लॉन्ग टाइटल की बात नहीं कर रहा, एक कॉमन लाइन आपको बता रहा हूं, आगे भी यूज होगा, कि जितने भी ये 10 के 10 हम देखेंगे इन सभी में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि ये सारे एड्स टू कंस्ट्रक्शन है और ये कभी भी इनेक्टमेंट के प्रोविजंस को, सेक्शंस को ओवरराइड नहीं कर सकते, और अगर कर रहे होंगे तो इनको हमें करना पड़ेगा नमस्ते, मतलब वहीं पे इनको छोड़ देना होगा। ठीक है सर। So, the title of a statute is an important part of an act and may be referred for the purpose of ascertaining its general scope and of throwing light on its construction. ठीक है सर, ये हमें पता लग गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं स्कोप वगैरह को जानने के लिए। Although, लेकिन, किंतु परंतु, it cannot override the clear meaning of the enactment. अगर enactment की कोई भी क्लियर मीनिंग है तो ऐसा नहीं है कि उसको ओवरराइड करेगा, इतनी इसको पावर नहीं दी गई है। केस स्टडी बेस्ड है, अश्वनी कुमार घोष वर्सेज अरविंदा बोस। ठीक है सर, ये हमें समझ में आया लॉन्ग टाइटल के बारे में। अगला बढ़ते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को भी मैंने आपको कनेक्ट करते हुए बता दिया था। ऑल्दो इसी सेम चीज को आपने पढ़ा हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। मेरी एक आपसे बार बार मतलब एक तरीके से गुजारिश है कि आप सीक्वेंस में पढ़ते हुए जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ाया, फिर आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया, फिर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाया, फिर आपको मैंने जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ाया और अब जाके आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा रहा हूं। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हुए आओगे तो मेरे हिसाब से आपको आसानी होती है ना, और वो तो चलो आप ऊपर नीचे कर भी लो, बट अगर इन दोनों का इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी बात है कि पहले आप जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ो और उसके बाद आके आप इंटरप्रिटेशन पढ़ो, तो कई सारी चीजें यहाँ पे सिमिलैरिटी के साथ मिलती हैं जिसका रेफरेंस हमने पहले इसके अंदर लिया हुआ होता है। तो यही आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि प्रीएम्बल हमने वहां पे पढ़ा था तो थोड़ा सा स्पीड में इसको कवर करेंगे। अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप ऑब्वियसली बात है इसके बाद उसको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, बट कोशिश है कि सीक्वेंस मेंटेन करो तो अच्छी बात है ना। चलते हैं प्रीएम्बल को देखते हैं। तो प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस। ये सीधी बात हमने एसओपी देखा था कि एसओपी को एक्सप्रेस करता है ऑफ अ एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन द लॉन्ग टाइटल। तो इसने यहां पे इसलिए बता दिया कि आपको पता है आप लॉन्ग टाइटल पढ़ के आए हो तो आप बोलोगे सेम बातें लिखी है, तो इसने कंपेयर करके बता दिया कि भाई साहब ये भी वही चीज बताता है लेकिन ये उसको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्क्राइब करता है। द प्रीएम्बल में रिसाइड द ग्राउंड, मतलब प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके अंदर ग्राउंड मेंशन होगा कि वो एक्ट क्यों आया, causes of making statutes and the evil that is sought to be remedied by it, मतलब कि वो कौन कौन सी दिक्कतें, परेशानियां, बुराइयां थी जिनको खत्म करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज क्रिमिनल के लिए कोई एक्ट आता है, करप्शन के लिए कोई एक्ट आता है, फार्मर्स के लिए कोई एक्ट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी बुरी चीजों को रोकने के लिए आता है, उनको दूर करने के लिए वो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो आपके प्रीएम्बल में ये चीज मेंशन होती है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से उसके स्कोप को समझ पाते हो कि भाई साहब ये एक्ट क्या कहना चाहता है, क्या पर्पस है इसके पीछे। ठीक है सर। लाइक द लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल ऑफ ए स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द इनेक्टमेंट। सीधी सी बात है, हम सारे के सारे जो देख रहे हैं ये कॉमन लाइन आप हर आंसर में यूज कर पाओगे कि जितने भी हम इंटरनल एड्स देख रहे हैं ये सारे के सारे इनेक्टमेंट का ही पार्ट होता है, तभी ये इंटरनल एड्स कहला रहा है, अदरवाइज ये एक्सटर्नल एड्स हो जाता। तो इसलिए बहुत जेन्युइनिटी है इसके अंदर, आप इसको हर आंसर में कोट करोगे। चलिए, and can legitimately be used for construing it, obviously बात है इसको यूज करते हैं for the purpose of construing. However, the preamble does not override the plain provision of the act. ये लाइन भी मैंने आपको कॉमनली बता दी है कि सभी आपको एड्स के अंदर ये देखने को मिलेगा कि कभी भी वो एड्स जो है वो एक्ट के प्रोविजंस को, सेक्शंस को, उसके मेन प्रोविजंस को कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा। तो ये चीज यहां लिखी है, ये चीज बार बार लिखी होगी, हर एक के अंदर लिखी होगी। ठीक है सर। तो preamble does not override the plain provision of the act, but if the wording of the statute give rise of doubts, अगर किसी भी wording से हमें डाउट निकल के आता है as to its proper construction, for example, where the word or phrases has more than one meaning, एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आ रही है वर्ड से या फ्रेजेस से और डाउट अराइज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रीएम्बल उठाएंगे। as to which
ऑफ द टू वर्ड्स इज इंटेंडेड इन द एक्ट। अगर हमें पता लगाना हो कि वो जो दो मीनिंग्स निकल के आ रही है उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्ट की इंटेंशन को दर्शा रहा है, तो द प्रीएम्बल कैन एंड आउट टू बी रेफर्ड इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के कंक्लूजन में आने के लिए हमें प्रीएम्बल रेफर करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे, इन शॉर्ट द प्रीएम्बल टू एन एक्ट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन। सेम चीज, अगेन चीज, बार बार चीज वही आ रही है कि प्रीएम्बल क्या करता है, आपको प्राइमरी इंटेंशन बताता है ऑफ द लेजिस्लेचर, बट कैन ओनली बी ब्रॉट इन एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन। इसको तभी यूज करोगे, कब यूज करोगे, इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर। मतलब भाई साहब को दिक्कत परेशानी हो रही है तभी तो एड्स पे जाओ ना। अगर लैंग्वेज आपने प्रोविजन कोई पढ़ा, कोई सेक्शन पढ़ा, कोई प्रोविजन पढ़ा, उसकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा लैंग्वेज बिल्कुल चीख चीख के साफ साफ चीजें समझा रहा है, तो आप बोलोगे चलो जी प्रीएम्बल देखते हैं। अबे बावला हो गया, क्यों देखेगा प्रीएम्बल? प्रीएम्बल देखने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब लैंग्वेज में क्लियरिटी ना मिले, जब लैंग्वेज क्लियर ना हो तभी आप प्रीएम्बल को रेफर करोगे। अदरवाइज कह रहा है कोई जरूरत नहीं है प्रीएम्बल को हाथ भी लगाने की। एंड ये तो आपने पीछे पढ़ लिया, हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द इनएक्टमेंट, कभी भी उसको ओवरराइड नहीं करेगा। नाउ प्रीएम्बल की जरूरत कैसे पड़ी है पीछे के इतिहासों में, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, वो देख लेते हैं। कह रहा है क्या, यूज ऑफ वर्ड में इन सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। ठीक है जी, इसके आगे चल रहा था, has been constituted to be mandatory in the sense that both parties to the marriage must be Hindus। मतलब कि भाई साहब अगर ऐसा पॉइंट लिखा गया तो उससे हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई साहब जिन दो लोगों की शादी हो रही है वो दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए, वो हिंदू होने चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, must be Hindus as defined in section 2 of the act। Now it was held that the marriage between a Christian male, अगर मैरिज हो रही है क्रिश्चियन मेल में और हिंदू फीमेल में, solemnized under the Hindu Marriage Act was void। तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप अगर सोलमनाइज करने की कोशिश करोगे तो वो आपका void माना जाएगा। अब इस रिजल्ट पे हम कैसे आए, तो जब इस रिजल्ट पे आना पड़ा तो हमने कहा कि चलो अब कंफ्यूजन आ रही है यहाँ पे ऑल्दो लिखा गया लेकिन स्टिल थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, तो एक बार कैसे करते हैं, प्रीएम्बल को भी चेक कर लेते हैं कि वहां पे क्या कहना चाह रहा है। तो द रिजल्ट वाज रीच्ड ऑल्सो हैविंग रिगार्ड टू द प्रीएम्बल, मतलब ये रिजल्ट निकाला गया जब हमने प्रीएम्बल पे भी ध्यान दिया। और प्रीएम्बल में क्या देखा हमने, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। मतलब ये एक्ट जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या लिखा गया था कि ये एक्ट जो है वो टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ, ये क्या करेगा, अमेंड करेगा, कोडिफाई करेगा लॉ, किसके रिलेशन में, तो रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो हिंदूज के मैरिज के रिलेशन में जो भी लॉ होंगे उसको अमेंड एंड कोडिफाई करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो इसलिए इस एक्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज होंगी जिनकी शादी हो रही है वो आपके हिंदू ही होने चाहिए। तो ये चीज हमें क्लैरिटी मिली प्रीएम्बल से। केस स्टडी बेस्ड है, गुल्लीपोली सौरिया राज वर्सेस बंदारू पावनी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नाम था, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट और देखते हैं, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। चैप्टर एंड चैप्टर, ध्यान देना, आपने जो पीछे पढ़ा वो देखा आपने टाइटल ऑफ द एक्ट, टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट। जो आपने ये टाइटल देखा लॉन्ग शॉर्ट है जैसा भी, तो वो आपका किसका था, वो एक्ट का था। और यहां पे बात की जा रही है किसकी, चैप्टर की। आपने ये चीज देखा है, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, वहां आपने देखा कि सर कंपनीज एक्ट जो आपका सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक कंपनीज एक्ट चल रहा था, इसके अंदर कुल 10 चैप्टर अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, अब इन 10 चैप्टर के अंदर अलग अलग सेक्शंस को कोडिफाई किया गया। कुछ हद तक सेक्शंस को चैप्टर 1 में रखा गया, फिर 2 में रखा गया, फिर 3 में रखा गया। इस तरीके से सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक को 10 चैप्टर में बांट दिया गया। ठीक है सर, हर एक चैप्टर का एक नाम दिया गया, हर एक चैप्टर को एक हेडिंग प्रोवाइड की गई कि हाँ भाई इस चैप्टर का मतलब है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इस चैप्टर का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब इस तरीके से मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर एक चैप्टर को नाम दिया गया। शेयर कैपिटल का चैप्टर था तो हर एक की हेडिंग एक पकड़ाई गई, उसको एक टाइटल दिया गया। अब जो भी उसको टाइटल या हेडिंग दी गई है, क्या उसको रेफर किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी चैप्टर का कोई एक हेडिंग होता है, टाइटल होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव दर्शाता है। बोलो हाँ कि ना। एक किसी चैप्टर का कोई अगर हेडिंग रखा जा रहा है तो ऐसी थोड़ा ना कि चैप्टर में बात चल रही है शेयर कैपिटल की, हमने उसकी हेडिंग डाल दी डिविडेंड की, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करते। अगर पूरे सेक्शंस में बातें चल रही हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड तो हम उसका नाम रखते हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अगर बात चल रही है डिविडेंड की तो हम लिखते हैं डिविडेंड से रिलेटेड उसका नाम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चैप्टर का जो टाइटल या हेडिंग होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके कंटेंट की तरफ इशारा करता है, वो कहीं और इशारा नहीं करता। और उसको भी यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए, ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए उसको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन मुद्दा वही है कि अगर एक चैप्टर है, लेट्स से एक चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 20 सेक्शंस हैं। अब 20 सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को जब आप पढ़ रहे हो और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई आपको, तो क्या आप इसके चैप्टर के थ्रू इसके ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे? कतई नहीं।
मतलब कि अगर किसी सेक्शन के किसी भी वर्डिंग, फ्रेज, सेंटेंसेस के अंदर अगर कोई भी एम्बिगिटी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, तभी तो हम चैप्टर को रेफर करेंगे। ऐसा थोड़ा मुंह उठा के हर एक किसी के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को समझते रहेंगे। तो वही चीज यहां पे कही गई कि भाई साहब चैप्टर को रेफर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी जब कोई भी डाउटफुल एक्सप्रेशन हो, मतलब आपको डाउट क्रिएट हो रहा हो, आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो उस केस में आप चैप्टर को रेफर कर सकते हो और उसके थ्रू इंटेंशन को पता लगा सकते हो। तो दिस इज द होल अबाउट this topic, this aid to instruction. Now फटाफट से पढ़ लेते हैं. If we glance through any act, we would generally find that a number of its section applicable to any particular object are grouped together. मतलब कई सारे सेक्शंस की ग्रुपिंग की जाती है. Sometimes in the form of chapters, कई बार उनको चैप्टर्स पे ग्रुप कर दिया जाता है. Prefixed by heading and और टाइटल्स. तो वही चीज जैसे मैं आपको बताई कि सेक्शन 1 से 148 तक में कई सारे सेक्शंस थे, उसकी ग्रुपिंग की गई और ग्रुपिंग करते वक्त उसका जो नाम रखा गया वो चैप्टर्स की फॉर्म में रखा गया, उनको एक हेडिंग प्रोवाइड कर दी गई. ठीक है सर. दीज हेडिंग्स एंड टाइटल्स प्रीफिक्स टू सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन कैन लेजिटिमेटली बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द इनेक्टमेंट. ऑब्वियसली बात है कि ये जो हेडिंग्स होंगे, जो टाइटल्स होंगे, इसको भी आप रेफर कर सकते हो इनेक्टमेंट को कॉन्स्टिट्यू करने के लिए या फिर उसके पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यू करने के लिए. लेकिन यहां पे कंफ्लिक्ट है. क्या कंफ्लिक्ट है ओपिनियन का? अबाउट द वेटेज टू बी गिवन टू देम. वाइल एक जो कंफ्लिक्ट है, मतलब एक जो डायरेक्शन है, वो ये कहता है दैट द ओपिनियन कंसीडर दैट हेडिंग इज टू बी रिगार्डेड एज गिविंग द की. मतलब जो हेडिंग है ये एक प्रकार की की है. जैसे मैंने आपको शुरू में कहा चाबियां हैं, सारी की सारी चाबियां हैं, 10 के 10 आपको चाबियां दे रखी हैं. तो वही कहा जा रहा है कि भाई साहब किसी भी चैप्टर की जो हेडिंग होगी वो भी एक प्रकार की चाबी है टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉजेज रेंज्ड अंडर इट. जितने भी उसके अंदर क्लॉजेज सेक्शन मेंशन किए गए हैं उन सभी को इंटरप्रेट करने के लिए ये एक प्रकार की चाबी की तरह काम कर सकता है. एंड माइट बी ट्रीटेड एज प्रीएम्बल टू द प्रोविजंस फॉलोइंग इट. मतलब कि भाई साहब इसको एज अ प्रीएम्बल आप ट्रीट कर सकते हो. प्रीएम्बल का मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 सेक्शन दिए गए हैं किसी एक चैप्टर के अंदर, जैसे सपोज करो कि 200 सेक्शन है, 200 सेक्शन का एक एक्ट बना, तो हम कह रहे हैं इस एक्ट का जो प्रीएम्बल होगा वो कहीं ना कहीं 200 सेक्शंस की ऑब्जेक्टिव पर्पस को दर्शाएगा. वैसे हम कह रहे हैं कि 20 सेक्शन का एक चैप्टर बना और ये जो एक चैप्टर बना है, इस चैप्टर का जो टाइटल है या इस चैप्टर को जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके थ्रू आप प्रीएम्बल मान सकते हो उसको इन 20 के 20 सेक्शन का. ऐसा कहा जा रहा है. मतलब ऑब्वियसली बात हुई ना, जैसे कि हमने एक्ट को तोड़ा तो चैप्टर्स में कन्वर्ट किया और चैप्टर्स के अंदर कई सारे सेक्शन आ रहे हैं, तो ऑल्दो सभी चैप्टर्स को मिला के एक्ट का प्रीएम्बल बनेगा. वैसे ही कहा जा रहा है कि ये जो चैप्टर है एक प्रकार का एज अ प्रीएम्बल हो सकता है. इसके अंदर जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं, जितने भी क्लॉजेज इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, तो ऐसा ट्रीट किया जा सकता है. दिस इज वन ओपिनियन. ठीक है सर. एंड द अदर सेक्शन ऑफ ओपिनियन इज एम्पैथेटिक दैट रिजॉर्ट टू द हेडिंग कैन ओनली बी टेकन. कह रहा है कि भाई साहब लो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग की मदद लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी only be taken when the enacting words are ambiguous. भाई साहब कुछ पंगा हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ विवाद हो, तभी तो किसी की रेफरेंस लेने जाओ ना. अगर सब कुछ क्लियर है, साफ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो इसके थ्रू आपको क्या समझ में आया वो देखो. अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग और टाइटल्स प्रीफिक्स टू सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन मे बी रेफर्ड टू एज टू कंस्ट्रक्शन. इसको रेफर किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ द डाउटफुल एक्सप्रेशन. सिर्फ और सिर्फ तब जब जहां डाउटफुल होगा. But cannot be used to restrict the plain terms of an enactment. कहीं पे भी अगर plain terminology यूज हो रही है जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एम्बिगिटी नहीं है, तो वहां पे आप इसको रेफर नहीं करोगे. अगेन एक और यहां पे डिस्क्लेमर आया. डिस्क्लेमर बेसिकली क्या आया कि भाई साहब एक हेडिंग है, लेट से मैं कहता हूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड. ठीक है सर. अब मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला चैप्टर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का जो चैप्टर है, इसकी हेडिंग की एप्लीकेबिलिटी आप इनके सेक्शंस में लगा लो और इस हेडिंग की एप्लीकेबिलिटी आप इस सेक्शन में लगा लो जो इसके सेक्शन इसके अंदर कवर हो रहे हैं. क्या ऐसा करना बिल्कुल भी सेंसिबल होगा, कोई भी लॉजिक होगा? बिल्कुल भी नहीं. तो इसी चीज को यहां मना कर रहा है क्या कि वी मस्ट हाउएवर नोट दैट हेडिंग ऑफ वन ग्रुप ऑफ सेक्शन, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला, कैन नॉट बी यूज टू इंटरप्रेट अनदर ग्रुप ऑफ सेक्शन. मतलब किसी और ग्रुप के लिए, किसी और ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए, किसी और चैप्टर के ऊपर इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. ये सिर्फ अपने ग्रुप की बात ही करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन में ही मदद करेगा. ठीक है सर. नाउ एग्जांपल है आपके मॉड्यूल का एक, इसको और देखते हैं क्या कह रहा है. चैप्टर कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रीड एज. एक उसके अंदर बेसिकली चैप्टर है जिसका नाम लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस.
मतलब कि ये चैप्टर का नाम है कि लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस के केस में आपको लिमिटेशन बताई गई है कि भाई साहब कॉग्निजेंस आप तभी लोगे जब वो जो लिमिटेशंस होंगी वो पूरी हो जाएंगी, या इन केस में आप लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस नहीं ले सकते इन ऑफेंसेस के केस में। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? वॉज नॉट हेल्ड टू बी कंट्रोलिंग एंड इट वॉज हेल्ड दैट क्यूमुलेटिव रीडिंग ऑफ वेरियस प्रोविजन। मतलब ये तो एक चैप्टर था, जब हमने और प्रोविजंस को भी पढ़ा इन द सेड चैप्टर क्लियरली इंडिकेटेड दैट, मतलब कि एक चैप्टर की मान लो ये हेडिंग डाल दी गई, ठीक है ना, पर उसी चैप्टर के जब हमने बाकी प्रोविजंस को पढ़ा, अलग अलग सेक्शंस को पढ़ा, इंडिकेटेड दैट लिमिटेशन प्रिस्क्राइब देयरइन वाज ओनली फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब जो उसके अंदर प्रोविजंस में एक्चुअल में बातें थी, वो बातें थी किसके लेके कि कंप्लेन फाइल को लेके लिमिटेशंस हैं, प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करने के लिए लिमिटेशंस हैं, ना कि कॉग्निजेंस के लिए। अब आप उसको अपने लॉ से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि लेट्स से कि आपको कोई एक चैप्टर लिखा हुआ है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, ठीक है ना। अब ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अंदर अगर हम ऑडिट कमेटी की भी बात कर लें, अगर हम कॉस्ट की बात भी कर लें, कॉस्ट ऑडिट की बात भी कर लें, या फिर अगर हम ब्रांच ऑडिट की भी बात भी कर लें, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये नाम जो है ये पूरी चीजों को नहीं दर्शा सकता है, ये कहीं ना कहीं इशारा होता है मोटे मोटे क्रक्स का, लेकिन ये क्या सारी चीजों को दर्शा पाएगा? नहीं जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को लेकर, तो इसमें एक टर्म यूज होता है आपका IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड ऐसा नहीं कि सिर्फ यही यूज होता है, डिविडेंड के पैसे को यही डाला जाता है, ऐसा नहीं है, इसमें और भी कई सारे पैसों को डाला जाता है, लेकिन इसकी चर्चा भी इसी ग्रुप ऑफ सेक्शंस के अंदर की गई है। अब जब की गई है तो इसका क्या हम सीधा बेयर रिलेशन निकालेंगे कि नहीं जी ये तो इसका कोई मतलब नहीं है और इसके अलावा इसको कवर करना चाहिए था? नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चैप्टर के अंदर जब ग्रुप ऑफ सेक्शंस को कवर किया जाता है तो हमें उन सभी प्रोविजंस को रिगार्ड देना होता है, ना कि ये नहीं कि हम चैप्टर के नाम पर अटकते रह जाएं। उसके अंदर हो सकता है कि डिफरेंट कंटेंट्स भी हो, डिफरेंट मीनिंग वाली चीजों को भी डाला गया हो, ठीक है सर। सो बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट आता है आपका मार्जिनल नोट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कतई इसकी बेइज्जती कर रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाली। अब आपको कहा गया मार्जिनल नोट्स एक प्रकार का इंटरनल एड्स है, लेकिन इसके अंदर चीख के लिखा गया कि ना 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 ना, हम ना मार्जिनल नोट्स को सेक्शन का पार्ट मानेंगे, ना हम मार्जिनल नोट्स को हम स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन में रेफर करेंगे। तो भाई साहब इसको करोगे कहां? मतलब कि कहा गया मार्जिनल नोट्स जो है उसको ना ही सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में रेफर किया जाएगा, ना ही स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में रेफर किया जाएगा। तो मार्जिनल नोट्स को फिर रेफर किया कहां जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रखी है। फिर कहा जा रहा है कि चलो ऐसा करते हैं ना, अब इंटरनल एड्स है तो ऐसा एक पॉइंट डाल दिया गया कि भाई साहब कई जगहों पे देखा गया कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस अगेन हमें नहीं पता क्या होंगे, पर डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो और वहां पे हम इस मार्जिनल नोट्स को रेफर कर सकते हैं। मतलब कि जनरली मार्जिनल नोट्स को ना सेक्शन के कंस्ट्रक्शन में रेफर किया जाता है, ना ही स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन में रेफर किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनली कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि इसको रेफर किया जा सके। अगेन ऑब्वियसली बात है, एक्सेप्शनल है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन आ जाएगा कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट चाहे तो उसको रेफर करे, चाहे तो रेफर ना करे। देखते हैं सर। ऑल्दो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, भाई साहब शुरुआत में डिफरेंस आ गया रिगार्डिंग रिजॉर्ट टू मार्जिनल नोट्स फॉर कंस्ट्रूइंग एन एनएक्टमेंट, द जनरली हेल्ड व्यू, जो जनरली है मतलब आमतौर पे क्या होता है, इज दैट मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू अ सेक्शन। ऑब्वियसली बात है जो भी मार्जिनल नोट्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसी ना किसी सेक्शंस के साथ, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रूइंग द सेक्शन। ले जी शुरुआती बेइज्जती, कहा जा रहा है जो भी मार्जिनल नोट्स जुड़े हुए हैं किसी भी सेक्शन के साथ तो उसको आप यूज नहीं करते हो, उसका कंस्ट्रक्शन में, उसकी इंटरप्रिटेशन में आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ये एक जनरली हेल्ड व्यू है। केस स्टडी बेस्ड CIT वर्सेस अहमद भाई, उमर भाई एंड कंपनी, ठीक है सर। ना पतंजलि शास्त्री जे हैड डिक्लेयर्ड, अब इन भाई साहब ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि मार्जिनल नोट्स इन एन इंडियन स्टैट्यूट एज इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट्रूइंग द स्टैट्यूट। यहां बेइज्जती मारी कि कॉन्स्ट्रूइंग द सेक्शन, वहां पे रेफर नहीं करोगे। यहां कह रहे बेइज्जती मार रहे हैं कि भाई साहब स्टैट्यूट को भी अगर कॉन्स्ट्रू करना है तो उस केस में भी इसको रेफर नहीं किया जाएगा। एंड द सेम व्यू हैज बीन टेकन इन मैनी अदर केसेस, मतलब कि भाई साहब बहुत से केसेस में ऐसा पाया गया कि मार्जिनल नोट्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इसको रेफर करने को राजी नहीं है। लेकिन 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 थोड़ी सी इज्जत बचाएगी इसकी। क्या कहा गया? कुछ केसेस मतलब मैनी केसेस शो दैट रेफरेंस टू मार्जिनल नोट्स मे बी परमिसिबल
इन एक्सेप्शनल केसेस फॉर कंस्ट्रूइंग अ सेक्शन इन अ स्टैट्यूट, मतलब कि स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन में तो कभी इसको यूज किया ही नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में इसको एक्सेप्शनली यूज किया जाए किसी एक्सेप्शनल केस के अंदर, मतलब इसको परमिशन दी जा सकती है। ऑब्वियसली परमिशन दी जाएगी किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो कहा जा रहा है इन जनरल, तो इन जनरल पहले आपको ये दोनों बातें कोट करना पड़ेगा, पहला वाला पार्ट ये, दूसरा वाला पार्ट ये, और फिर आपको तीसरे वाले पार्ट में कोट करना पड़ेगा कि भाई साहब एक्सेप्शनली इसको परमिशन दी जा सकती है सेक्शंस के कंस्ट्रक्शन में, ना कि स्टैट्यूट के ना। लेकिन अब देखो जान जो दी गई है वो जान बेसिकली दी गई इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहां जान दी गई? स्टैट्यूट में तो नहीं मिली जान, लेकिन जो मेन इसको अहमियत प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे? However, marginal notes appended to articles, अगर किसी आर्टिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं कुछ मार्जिनल नोट्स, आर्टिकल कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन के, have been held to the पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा एज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयरफॉर हैव बीन मेड यूज ऑफ इन कंस्ट्रूइंग द आर्टिकल्स। मतलब कि भाई साहब अगर आर्टिकल से जुड़े हुए मार्जिनल नोट्स हैं तो उसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी माना जाएगा और उसको यूज भी किया जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केस में किया जाएगा, ना जी ना, यहां इसको पूरी की पूरी अहमियत मिलेगी। लेकिन बाकी जगहों पे आपने देखा कि एक्सेप्शनल केस में, स्टैट्यूट या सेक्शंस के पॉइंट में अगर बात करें तो एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जा सकता है। अगेन अगर परमिशिबल होगा, परमिशिबल ऑब्वियसली बात है किसके द्वारा होगा? कोर्ट के द्वारा। एग्जांपल देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। आर्टिकल 286 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फर्निश करता है प्राइमा फेसी सम क्लू एज टू द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द आर्टिकल। केस स्टडी बेस्ड है, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो कुछ खास नहीं है, आर्टिकल 286 ने बेसिकली प्राइमा फेसी क्या दिया है? कुछ क्लू दिए हैं जिसके थ्रू आप आर्टिकल के मीनिंग और पर्पस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। नॉट दैट मच रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, खैर एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं, आपको पता लग गया। तीन बातें बतानी है, पहली बेइज्जती करनी है सेक्शन को लेके, दूसरी बेइज्जती करनी है आपको किसको लेके? स्टैट्यूट को लेके, फिर तीसरे बार में आप कह दोगे भाई साहब एक्सेप्शनल केस में अलाउ किया जाएगा, और चौथे पॉइंट में आप कह दोगे कि भाई साहब आर्टिकल्स के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन केस में इसको पार्ट भी माना जाता है और उसको यूज भी किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट 4 इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने 1 बाय 1 देख लिया। रिमेनिंग को देखेंगे अगले पार्ट में। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।